अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं जीत की सोच में हूँ आपका होस्ट हसन लियाकत। आज एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि एक नेल बाइटर होगा साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के माबेन, लेकिन ऐसा ना हुआ। साउथ अफ्रीका ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली, ऑस्ट्रेलिया ने आई थिंक बिलो पार क्रिकेट खेली। आज उनके बैटिंग डिपार्टमेंट को एक दफ़ा फिर हमने फेल होते हुए नजर आए। पहले इंडिया के खिलाफ वो फेल हुए, अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ। और मैं डर ये रहा हूँ कि कहीं ये मलबा पाकिस्तान के खिलाफ वो ना निकाल दें, क्योंकि अगला मैच उनका पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान स्ट्रेट अवे इंडिया के साथ खेलने के बाद उनकी तरफ जाएगा। और इस तमाम तर मैच के ऊपर और इसके अलावा इंडिया पाकिस्तान मैच के ऊपर भी, क्योंकि अब डिस्कशन का सिलसिला हम बढ़ाएंगे। आवाम सुनना चाहती है इंडिया पाकिस्तान की तज्जियात, लेकिन पहले सेगमेंट में हम साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे। उसके बाद स्ट्रेट अवे हम इंडिया पाकिस्तान के मैच के हवाले से भी डिस्कस करेंगे। इस तमाम तर मौजू पे बात करने के लिए, आज के मैच के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक क्रिकेटर, लेजेंडरी, जिन्होंने फर्स्ट क्लास पे भी अंपायर लगाए। इंटरनेशनल कैरियर की अगर बात की जाए तो वर्ल्ड यंगेस्ट क्रिकेटर हैं हसन रजा साहब हमारे पैनल का हिस्सा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू हसनैन। पहले तो ये कि लेजेंडरी ना बुला करें, पाकिस्तान में 76 साल हो गए, बहुत सारे लेजेंडरी क्रिकेटर जो है ऑलरेडी हैं, पर वो नाराज ना हो जाएं कि बहुत सारे सीनियर्स हैं हमारे लिए। ये आपका बड़ा पन है। और इसके साथ अब्दुल समी साहब हैं, जिनकी क्रिकेट के लिए बड़ी खिदमात हैं, स्पेशली इस्लामाबाद रीजन में भी, और क्रिकेट पे बड़े खूब तबसरे तजिए करते हैं। आप दोनों है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। असल भाई, अगर मैं आपसे डिस्कशन स्टार्ट करूँ इससे पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मैच समरी के ऊपर नज़र डाल दी जाए कि आज के मैच में क्या कुछ हुआ। और एक लंबे चौड़े मार्जिन के साथ शिकस्त हुई है टीम ऑस्ट्रेलिया को। लग ही रहा था कि नेल बाइटिंग होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया उस तरह खेला नहीं। साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका पुट 311 फॉर 7 इन 50 ओवर्स। क्विंटन डी कॉक वंस अगेन कंसेक्यूटिव सेंचुरी हमें देखने को मिली। 2 बैक टू बैक सेंचुरीज, 109 रन बनाए 106 गेंदों पर। एडम मार्करम बड़े ज़बरदस्त लग रहे थे, 56 इन 44 डिलीवरीज। बबूमा आज कैप्टन रन्स बनाने में कामयाब हुए, लेकिन फिर भी उसको 50 में कन्वर्ट करने में नाकाम रही। 35 एंड हेनरिक क्लासन 29। अगर बात की जाए ग्लेन मैक्सवेल, आप देखिए कि वो टॉप के बॉलर रहे हैं। 34 फॉर 2, स्टार्क 53 फॉर 2, हैजलवुड 60 फॉर 1 एंड एडम जेम्पा 71। उनके भी जो प्रीमियम स्पिनर हैं वो शादाब खान के ही फिगर मुझे नज़र आ रहे हैं जेम्पा को देख के। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की जाए 177 फॉर द लॉस ऑफ 10 विकेट्स 40.5 ओवर्स में। लेबोशाइन 46 इन 74 डिलीवरीज, स्टार्क 27 इन 51 डिलीवरीज, कमिंस 22 in 21 deliveries, Steve Smith 19 in 16 deliveries, Kagiso Rabada 33 for 3 in 8 overs, महाराज आज बड़ा अच्छा जो है उन्होंने स्पेल किया 30 for 2 in 10 overs, तब्रेज शम्सी 38 for 2 in 7.5 overs and Johnson 54 for 2 and South Africa won by 134 runs। हसन भाई, ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, आपने मैक्सवेल चूज़ किया, मैंने वार्नर चूज़ किया और पर्चे में कोई और निकल आया। पर्चे में कोई और निकल आया। जिस तरह से अनप्रेडिक्टेबल पिच भी ये बिहेवियर नज़र आ रहा है हमें। पैट कमिंस जिस तरह से कैप्टनसी कर रहे हैं, थ्रू आउट बड़ी अच्छी कैप्टनसी कर रहे थे, मगर कंसेक्यूटिव सेकंड टॉस मैच जीता है उन्होंने इस वर्ल्ड कप में अपने मैच में। इंडिया के अगेंस्ट देखें, टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया। अगेन आज टॉस जीत के अगेन पहले बैटिंग का फैसला किया, मगर फिर भी जिस तरह से साउथ अफ्रीका खेल रही है, मुझे लग रहा है आउटस्टैंडिंग खेल रही है। सबको वेकअप कॉल दी हुई है पूरे वर्ल्ड कप में। 429 रन अब तक हाईएस्ट रन बना चुकी है, जिसमें 3 सेंचुरियाँ इससे पहले वाले मैच में रही थी इनकी अगेंस्ट श्रीलंका के। ओवरऑल देखें तो बिल्कुल वो ऑस्ट्रेलिया की टीम जो चैंपियन थी 3 वर्ल्ड कप जीती हुई, वो नज़र नहीं आ रही है हमें। वर्ल्ड क्रिकेट में एक राज होता था ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का। बॉलिंग में अगर आप देखें तो आउटस्टैंडिंग बॉलर्स प्रोड्यूस किए हैं, ब्रेडली जैसे बॉलर, शेन वॉन जैसे बॉलर, स्टीव वॉ, मार्क वो। फास्ट में अगर जाएँ गिलक्रिस्ट जैसे बैटर्स। मगर यहाँ पर बैटिंग में अगर मैं बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया मुझे बिल्कुल ही फेल नज़र आ रही है, और उनका फुटवर्क लेवल जो है कहीं नज़र नहीं आया। उस मैच के बाद जब इंडिया से मैच हुआ था, कुलदीप ने 3 आउट किए थे, मैक्सवेल जो है बैकफुट पे खेलने गए, क्लीन बोल्ड हो गए, जडेजा ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करी अगेंस्ट। मगर आज के मैच में बिल्कुल भी आउट ऑफ लाइन नजर आ रहे थे बैटिंग में, कि सिमिथ जिस तरह से खेले, उसके बाद फील्डर्स 2 स्लीप पे ली हुई हैं और ऑन साइड पे बैटर्स जो हैं वो ग्लव्स लगते हुए आउट हो रहे हैं। तो कहीं बैटिंग में प्रिपरेशन उनकी नज़र नहीं आ रही थी जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने बैटिंग करी है। आउटस्टैंडिंग ग्रेट प्लेयर ऑफ द मैच रहे डी कॉक, और पहले साउथ अफ्रीका के कैप्टन भी रह चुके हैं, मगर मुझे लग रहा है कि उन पर अब जिम्मेदारी जो है कैप्टनसी की नहीं है, एज ए बैटर है। तो बैटिंग में उन्होंने जो आउटस्टैंडिंग आज इनिंग खेली है 109 रन की, वहाँ से लिफ्ट हुआ है, और उसके बाद फिर माकरम जो है उन्होंने भी सेंचुरी की थी। तो ओवरऑल देखें तो मुसलसल थ्रू आउट मैच में जो है साउथ अफ्रीका जो ऑस्ट्रेलिया पे हावी रही है। सर, ये अफ्रीका को हो क्या जाता है? डाउन एंड आउट थे और बड़ी मुश्किल से उन्होंने क्वालिफाई किया।
इस वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि डगमगा रही थी साउथ अफ्रीका की टीम, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर पहले ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी सीरीज में, और उसके बाद जिस तरह का उनका स्टार्ट हो चुका है समी भाई, लगता ही है कि साउथ अफ्रीका वंस अगेन इज अ डेंजरस टीम एटलीस्ट फॉर द ग्रुप स्टेज एज वेल, क्योंकि सेमीज में तो उनका नाइटमेयर होता है, लेकिन ग्रुप स्टेज में वो टफ टाइम दे रहे हैं। दुनिया भर के हसनैन माहिरीन क्रिकेट जो है ना इस वक्त हैरान हुए हैं साउथ अफ्रीका के इन दोनों मैचेस की परफॉर्मेंस देख के। साउथ अफ्रीका नो डाउट बड़ी टीम है, हमेशा अच्छी क्रिकेट खेलती है, बट वो बड़े टूर्नामेंट्स की कभी भी टीम नहीं कहलाई। वो किसी एक ऐसे स्टेज पे आगे जो है वो कोलैप्स कर जाती थी और सब जो है वो ये एक्सपेक्ट कर रहे होते थे। लेकिन इस दफ़ा जो बॉडी लैंग्वेज है प्लेयर्स की और जिस तरह से वो आए हैं, और दोनों मैचेस में आप देखें कि एक मिनट के लिए भी वो बैकफुट पे नहीं गए हैं। तो इस दफ़ा जो है उन्होंने एक मैसेज जो है वो दे दिया दुनिया को कि वो कुछ करने जा रहे हैं। अभी हसन बात कर रहे थे डी कॉक की, उन्होंने 2 कंसेक्यूटिव सेंचुरीज की हैं। उनको अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने कहा कि ये वर्ल्ड कप मेरा आखिरी है, और उनको किसी ने कहा कि आप ये वर्ल्ड कप जो है इसके बाद क्यों रिटायर होना चाहते हैं, आपके अंदर बड़ी क्रिकेट है अभी बाकी। तो उन्होंने कहा मैंने 3 साल पहले ये सोच लिया हुआ था कि मैं जो है ये इंटरनेशनल वनडे इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले लूँगा, बट मेरे जहन में ये वर्ल्ड कप था और मैं इस वर्ल्ड कप के रुका हुआ था, और हमें लगता है कि वो इस वर्ल्ड कप में कुछ करके दिखाएंगे। लेकिन आप जैसा हसन ने बात की है, ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इसको कंटिन्यू करूं, ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम, और वो इंडिया के साथ कितनी बायलैटरल सीरीज़ खेलती है, वो आते हैं उनके बड़े टाकरे होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो है हैरानगी की बात यह है कि वो एक जेन्युइन स्पिनर को लेकर वर्ल्ड कप खेलने के लिए आए हैं। मतलब ये एक हैरान कुन बात थी। आपको पता है आप इंडिया में खेलने जा रहे हैं तो कैसे होगा, आज आप देख लें, और वो उस तरह से फॉर्म में नहीं नजर आ रहे। जैम्पा जो है आप उनको देख उनसे ज्यादा तो मैक्सवेल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। हाँ, और वो जो पार्ट टाइमर, हाँ वो पार्ट टाइमर है। और आप एक बात जो हम शायद मिस किया हमने, कि 6 कैचेस आज ड्रॉप किए ऑस्ट्रेलियन साइड ने, 1 नहीं 2 नहीं 6 कैचेस। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है ना, नो डाउट बड़ी टीम है, उन्होंने वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा जीते हैं, बट इस दफा जो है हमें समझ नहीं आ रही कि क्या ऐसा हो गया है। लेकिन बड़ी टीम है, हम उम्मीद रखते हैं कि आएंगे दोबारा, जो एक दफा गिरे हैं तो ये ना हमारे ऊपर ही आ जाए, मलबा पाकिस्तान के ऊपर गिरा दें, क्योंकि अब उनको जीत तो लाजमी चाहिए। और देखिए स्टिल 9 मैचेस हैं हर टीम के, तो स्टिल 2 मैचेस अभी हार चुके हैं, ऑलमोस्ट 7 मैचेस और हैं। तो 50 ओवर का गेम है, नेवर नो, कोई अच्छी टीम मिलेगी टकराएगी, वहां से कमबैक हो सकता है वापस टीम का। ये देखिए सारी नर्व्स की गेम होती है और कौन अच्छा प्रेशर लेता है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में मशहूर है कि वो प्रेशर को सबसे ज़्यादा अच्छा हैंडल करते हैं, और आप हमारी टीम के बारे में जानते हैं कि हम प्रेशर जिस टाइम लेने लग जाएं तो फिर हम उसको हैंडल नहीं कर सकते, और जिस वक्त हैंडल करना शुरू कर दें तो फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देते हैं। बिल्कुल, हम वन साइडेड गेम लेके चले जाते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन उससे पहले जो है ना इसकी टोन सेट होगी जब पाकिस्तान और इंडिया खेलेंगे। आई थिंक सो, क्योंकि हसन भाई वर्ल्ड कप अब फीका फीका होता चला जा रहा है। हमने एशिया कप में भी देखा था कि 3 से 4 मैचेस हो चुके थे, उसके बाद इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, और जो हाइप थी वो इंडिया पाकिस्तान के मैच से मिली एशिया कप को। अब वर्ल्ड कप में भी अगर हाइप इंडिया पाकिस्तान के मैच से मिलनी है तो फिर बाकी टीमों को कह दें कि आप सो जाएं, 10 के 10 मैच ये खेल नहीं, बाकी टीमें तो कम से कम 5 हम जीतेंगे, 5 वो जीतेंगे। बाकी टीमें अपनी तैयारियां करके आई हुई हैं। देखें अगर न्यूजीलैंड की बात करें आप, तो 9 विकेटों से वो मैच जीते, दोनों टॉप ऑर्डर्स बैटर्स थे। लेकिन हसन भाई वो जो हाइप है ना, वो सारी की सारी स्टक हो चुकी है। या तो इंडिया के मैच में हाइप होती है, या फिर पाकिस्तान के मैच में। पाकिस्तान इज प्लेइंग अवे फ्रॉम होम, लेकिन कल ग्राउंड हमें वहां पे भी फुल नजर आया। देखिए अब फुल नजर आया, मगर अब यही हाई वोल्टेज मैच अगेन पाकिस्तान का दोबारा इंडिया का आ गया है। उसमें यहाँ पता लग जाएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। अगेन स्ट्रेटेजी किस तरह से बनाई हुई है, होम एडवांटेज आप खेलें जिस तरह से इंडिया को नजर आ रहा है। और बड़ी अच्छी बात की कि समी भाई ने कि आप क्या तैयारी करके आए। ऑस्ट्रेलिया अगर देखें तो एक स्पिनर से खेल रहे हैं, वो भी मैक्सवेल। महाराज आपके पास देखें, वहाँ पर हर टीम में 2 से 3 पार्ट टाइम बॉलर्स भी हैं। हमारे पास भी अगर 2 जनरल बॉलर खेल रहे हैं, शादाब और इसके बाद नवाज, तो बीच में इफ्तिखार भी बॉल कर रहे होते हैं। इफ्तिखार का अगर ऑप्शन ना हो तो उसामा मीर पीछे पड़े हुए हैं, अभी अबरार भी हैं, वो भी रिजर्व में भी हैं। तो इंडिया जब जा रहे होते हैं तो तैयारी आपकी होनी चाहिए। बायलैटरल सीरीज भी खेल रहे हैं, होम और अवे भी सीरीज खेलते हैं, तो सब ने कहीं ना कहीं 50 ओवर गेम की तैयारी की हुई है। और तैयारी मेरे ख्याल में कुछ टीमों ने नहीं की है, क्योंकि वो 2020 की तैयारी करके आए हैं शायद। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया सेम, दोनों के साथ एक ही प्रॉब्लम है कि स्पेशली स्पिनर्स की कमी है। और आप देखिए दूसरी जानिब किशन महाराज हैं, फिर शम्सी को आई थिंक 21वां ओवर उन्होंने 22वां ओवर उन्होंने दिया था, लेकिन उससे पहले उनके स्पिनर्स और उनके फास्ट बॉलर्स जो है वो काम डाल चुके थे। बिल्कुल डाल चुके थे। रबाडा ने बड़ी अच्छी बॉलिंग करी, 3 आउट किए उन्होंने, और शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग करी, पिच के बिहेवियर को देखते हुए बॉलिंग करी अंडर द लाइट्स। मेरे ख्याल में यही समझ रहे थे कि कमेंट्स जो हैं वो चेस कर लेंगे ये स्कोर, मगर
जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने बैटिंग की है और जिस तरह फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, कमाल की क्रिकेट खेली। और गेम ऑफ अवेयरनेस जो है यही होती है कि आप वर्ल्ड कप में क्या तैयारी करके आए। वर्ल्ड कप में तैयारी नज़र आ रही है डी कॉक की, डॉसन ने सेंचुरी की थी, इसके बाद फिर इसके बाद जो भी फॉर्म में आ रहा है वो फ्रंट फुट पे खेल रहा है। विराट कोहली की इनिंग पिछले मैच में देखें आप, फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं वो। तो क्रिकेट, मॉडर्न क्रिकेट में हम यही कह रहे हैं कि जितना आप फॉरवर्ड जाके खेलेंगे इंडियन पिचेस पे, उतने स्ट्रोक लगेंगे आपको। रोहित शर्मा की अगर इनिंग की बात करें आप, 16 बाउंड्रीज लगाई, 5 छक्के उन्होंने लगाए कल के मैच में। तो ऑस्ट्रेलिया जो है बैटर्स वो डिफेंसिव नजर आ रहे हैं और उनका कोई फ्रेम ऑफ माइंड नजर नहीं आ रहा कि हमने इस पिच बिहेवियर पे किस तरह से खेलना है, रोकना है या मारना है। तो यही चीज़ है कि ऐसी टीमें जो है वो प्रिपरेशन अपनी करके आई हुई हैं, मगर हमेशा टॉप ऑर्डर आपका 50 ओवर में अच्छा खेलता है, फिर जाके आप 300 साढ़े 300 रन करते हैं, अदरवाइज आप फेल हो जाते हैं। तो वही फेलियर जो है बैटिंग में नजर आया ऑस्ट्रेलिया का। समी भाई 1987, 1999, 2003, 2007, 2015 तकरीबन 5 वर्ल्ड कप जीत चुकी है ऑस्ट्रेलिया की टीम और मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड अब क्रिकेट नहीं खेल रहे वो। प्रॉब्लम आपको कहाँ पे नज़र आ रहा है? क्या उनके बल्लेबाजों में प्रॉब्लम है या फिर जिस तरह आपने स्पिनर्स का जिक्र किया वहाँ पे प्रॉब्लम है, रन ज़्यादा लीक कर देते हैं? कर क्या रहे हैं? क्योंकि 2 मैचेस कंसेक्टिवली और पिछले 4 मैचेस, क्योंकि पिछले वर्ल्ड कप से 19 से भी वो 4 मैचेस कंसेक्टिवली हार के आ रही है और इनकी काफ़ी बड़ी हिस्ट्री थी कि वर्ल्ड कप पे मैच ही नहीं हारते। ये बात ठीक है, मैंने आपसे कहा कि बड़ी टीम है, लेकिन आप पिछले वर्ल्ड कप के मैचेस को, इस वर्ल्ड कप से बीच में 4 साल गुजर गए, उन्होंने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है, बड़ी साइडों को जो है उन्होंने टफ टाइम दिया है। वर्ल्ड कप से पहले भी कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस चल रही थी, लेकिन उम्मीद थी कि वर्ल्ड कप में आके जो है पंप अप हो जाते हैं। हाँ, ये हो जाएंगे। लेकिन एक तो टीम कॉम्बिनेशन की मुझे जो है, हालांकि ये आपको पता है कि हसन आपको बेहतर बताएंगे, इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया होता है, इनकी गेम प्लान जो होते हैं ये उस पर एक एक प्लेयर्स के ऊपर जाते हैं, इनके एनालिस्ट बड़ा उसके ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। उसके बाद आके तो हमें लगा है जैसे कोई प्लानिंग नहीं है। पहले टॉस के बाद हमें समझ नहीं आई, फिर उसके बाद जिस तरह से अब देखें कि इनके जो 3 बॉलर्स हैं, आप जो इनके 3 मेन बॉलर्स हैं, और आपका नॉर्मली ये होता है कि एक बॉलर आपका 6 से ऊपर एवरेज उसकी होगी, 2 नॉर्मली हो जाते हैं। आप इनको देख लें कि 38 ओवर में अब जाके देखें रन्स कितने बने हुए थे, तो वो उन्होंने उस तरह से रन्स खाए। आखिरी 10 ओवर में फिर इनको थोड़ी सी समझ आई है, थोड़ा सा ये पीछे हुए हैं। 33 ओवर्स के बाद मैं समझता हूँ कि 50 ओवर्स तक उन्होंने कंट्रोल भी किया। अगर कंट्रोल ना करते तो आई थिंक 400 रन बना चुका था। 400 रन, बिल्कुल 400 ना भी होते तो 370 प्लस इन्होंने बना लिया होता। लेकिन जो चीज़ समझ नहीं आ रही इन सारी बातों में, चले प्लेयर से हो जाता है कि आप 6 कैचेस एक ही मैच में, एक इनिंग में आप ड्रॉप करते हैं, तो वो बॉलर जो अब कमिंस ने, आप देख लें कि उस बेचारे ने इतने रन्स दिए हैं, तो 2 कैचेस उसके ड्रॉप हो गए, वो 70 रन्स दे गया। सारी टीम्स मुझे लग रहा है पाकिस्तान से इंप्रेस हो रही हैं, कैचेस ड्रॉप कर रही हैं, इमाम उल हक से इजारी यकजहती कर रही हैं। दोस्ती यारी चल रही है यार ये दोस्ती यारियां चल रही हैं, आपको पता है? कमिंस के दोस्त हैं, जंपा उनको एडजस्ट किया हुआ उन्होंने वार्नर को एडजस्ट किया हुआ है, स्टीव स्मिथ को एडजस्ट किया हुआ। सन भाई चित्रोल होनी चाहिए दोस्ती यारी होनी चाहिए। देखिए मार्च को देखें आप, विराट कोहली का कैच छोड़ा है 12 रन पे, उसके बाद दुनिया ने तो बड़े अजीब कॉन्टेस्ट किए। तो हसन अली पे कैच छूटा था, उसके बाद हसन अली को लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था। अब यहाँ पर भी क्रिटिसाइज, मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट को इसके ऊपर बात करनी होगी वहाँ के जो है लोगों को। दोस्ती यारियों से टीम नहीं चलेगी, दोस्ती यारियों से टीम नहीं चलेगी। और कहीं पर भी हो, चाहे कंट्री के लिए खेल रहे होते हैं आप, और कंट्री के लिए आपको जो है वो डिसीजन लेने पड़ते हैं एज अ कैप्टन के आपको प्लेयर किस तरह से बॉलिंग में, बैटिंग में या फील्डिंग में क्या जान मार रहा है। अगेन जॉन्टी रोड्स की याद आ गई मुझे तो एज ए फील्डर में, कि एज ए बैटर वो खेलने आए हुए थे अपने कैरियर में, मगर फील्डिंग से वो खेलते थे और उसके बाद 25 से 30 रन जो है वो वनडे क्रिकेट में रोकते थे अपने, और उसी वजह से इंटरनेशनल कैरियर उनका 250 से ऊपर ज़्यादा वनडे वो खेलते रहे। तो फील्डिंग हमने भी फील्डर रखे हुए ना जी, हमने भी एक फील्डर रखे हुए, हमने फील्डर रन रोकने की वजह से। हाँ, शादाब अच्छे फील्डर हैं, अच्छे फील्डर रहते हैं। मगर एक मैच में देखा आपने कि इमाम उल हक से क्या असल में मसला ये है कि 30 रन रोकते हैं, 80 दे देते हैं, 80 दे देते हैं, और ये टीम का अलमिया है। इसलिए डिसीजन बाबर आजम को लेना चाहिए। कैप्टनसी पे बड़ा रोल होता है कि आपने किस तरह प्लेयर को अपना यूटिलाइज करना है। अगेन हम ये कह रहे हैं कि हाई वोल्टेज मैच है, और पिछले मैच में देखें कि पॉइंट के फील्डर हैं शादाब, और वो शादाब पॉइंट पे फील्डिंग ही नहीं करते, इमाम उल हक उनकी जगह पे आए थे जहाँ पर वो कैच छूटा है। तो फिर हम दोस्ती यारी कहते हैं, तो फिर यही चीज़ है दोस्ती यारी। जब निकलती है तो दूर तक जाती है। मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट और वहाँ का जो स्टाफ है टेक्निकल, वही चीज़ें ये पुट कर सकता है। अच्छा हसन भाई, जो सवाल था मेरा वहीं पे रह गया कि ऑस्ट्रेलिया को अब अपनी कॉम्बिनेशन को दुरुस्त करने की जरूरत है, क्योंकि अब 2 मैचेस वो हार चुके हैं, अगला मैच पाकिस्तान के साथ है। अगर पाकिस्तान इंडिया से
जीत के आ गया तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को भी मात दे देगा। पाकिस्तान की जो अगले मैचेस की जितनी भी जीत है वो इंडिया के साथ रिलेट कर रही है कि इंडिया के साथ हमारा रिजल्ट क्या होगा, तो ऑस्ट्रेलिया के सफर मुश्किल नहीं हो जाएगा। देखिए इंग्लिश टीम है, ये इंग्लिश टीमें कभी भी कमबैक करने में बड़ी महारत रखती हैं। और पहले भी बताया मैंने कि मैक्सवेल जैसे प्लेयर्स हो गए, स्मिथ जैसे प्लेयर हो गए, ऑलमोस्ट वनडे क्रिकेट में T20 फॉर्मेट तो आउटस्टैंडिंग खेलते रहे, मगर बैट पैच आता है प्लेयरों पे और टीमों पे भी आता है, नेवर नो। बांग्लादेश की टीम अगर देख लें आप, दूसरी और भी टीमें थी क्लैप्स कर जाती हैं, आयरलैंड कभी पाकिस्तान को हरा देता है और ये चीज़ें क्लैप्स चलती रहती हैं। अभी भी 7 मैचेस हैं ऑस्ट्रेलिया के पास। मैंने बताया कि पिच थोड़ी ट्रिकी बन रही है, जहाँ पर स्पिनर को ज़्यादा सपोर्ट कर रही होती हैं, स्पंजी पिचें अक्सर, और जहाँ लाइट्स अंडर लाइट्स होती हैं वहाँ सीम स्विंग ज़्यादा हो रहा था, उसकी वजह से थोड़ा सा टॉप ऑर्डर जो है इनका फेल जा रहा है। अगर टॉप ऑर्डर इनका ऑस्ट्रेलिया का अच्छा होगा तो 7 मैचेस हैं अभी भी, मेरे ख्याल में कंटिन्यू अगर 1-2-3 मैचेस और जीतेंगे तो वापस कम बैक करके आ सकते हैं टीम में। अच्छा सर, वापस कम बैक कर सकते हैं, लेकिन ओपनिंग स्लॉट में प्रॉब्लम नजर आ रहे हैं। लेबुशाइन ने आज बहुत ज़्यादा कोशिश की, विकेट पे रुकने की कोशिश की, लेकिन वो उस तरह से रन्स नहीं बना सके। स्टीव स्मिथ रन्स नहीं बना सके। अब इन प्लेयर्स को ऑस्ट्रेलिया बहुत लंबे अरसे से कैरी कर रहा है, तो अब एट दी वर्ज ऑफ वर्ल्ड कप वो ड्रॉप तो नहीं कर सकते। बिल्कुल ये मुमकिन नहीं है। अगर उन्होंने वर्ल्ड कप, ये इतनी प्लानिंग करते हैं कि अगर इन्होंने वर्ल्ड कप में इनको ड्रॉप करना होता तो वर्ल्ड कप से पहले ये उनके मुतबादिल लेके आते और वो तैयारी इन्होंने की होती। लेकिन अभी देखें, अभी भी उनमें क्रिकेट बाकी है और बड़ी टीम है। मुझे लगता है कि एक आध मैच और हार गए फिर आना मुश्किल होगा, लेकिन ये किसी भी टाइम जो है खड़े होने की सलाहियत रखते हैं अगर इधर से ही जाएं। लेकिन अगर 1 या 2 पाकिस्तान और इंडिया वाले चले गए फिर मुश्किल हो जाएगा। और आप जहाँ तक ओपनिंग की बात करें, लबुशैन क्या करे, वो इतना बड़ा टारगेट, वो अकेला 5 खिलाड़ी आपके आउट हैं, तो वो कहाँ था? उसके साथ स्टार्क तो खड़ा हुआ था। स्टार्क खड़े हुए थे, सेकंड हाईएस्ट रन हैं, 28 रन किए मिचेल स्टार्क ने उनके साथ पार्टनरशिप में। तो वो आपको ऊपर वैसे ही वर्ल्ड कप का मैच है और इतना बड़ा प्रेशर और आपके शोल्डर्स पहले से डाउन हो तो बड़ा मुश्किल होता है। तो जब तक ओपनिंग उनकी चलेगी नहीं, कोई एक आध आगे आके रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा तो बड़ा मुश्किल है ऑस्ट्रेलिया के लिए। अच्छा सर, जो टॉप ऑर्डर के फेलियर्स हो रहे हैं, इसके अलावा ट्रेविस हेड भी मैं देख रहा हूँ कि वो अभी तक स्क्वाड में नहीं है, उनकी जगह नहीं बन रही है। बहुत सारे और लोग हैं जो कि जगह बनाने में नाकाम हैं, स्क्वाड के साथ मौजूद हैं। क्या उनको मौका देना चाहिए? क्योंकि अब 1-2 चेंजेस तो लाजमी करने ऑस्ट्रेलिया। चेंजेस तो होंगी लाजमी, जिस तरह से आप कंटिन्यू मैच हार गए। आगे मैंने बताया कि 7 मैचेस और रहते हैं, अगर एक आध मैच भी और हार गया ऑस्ट्रेलिया तो फिर बॉटम पे चले जाएगी। टॉप पे अगर टेबल पे देखें अब तक तो साउथ अफ्रीका आ गई है। नेट रन रेट देखें उनका तो वो 2.98 समथिंग हो गया। टॉप पे अभी नेट रन रेट चल रहा है उनका। उनके बैटर्स, उनकी बॉलिंग कंसिस्टेंटली जो है फॉर्म में आ चुकी है। रबाडा जैसे बॉलर्स हो गए, महाराज जैसे बॉलर्स हो गए, तो मैच में इन हुए हैं अभी सारे। असल में यहाँ से ही डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे और अफ्रीकन बल्लेबाजों के हवाले से भी बात करना चाहते हैं, उनकी बॉलिंग कॉम्बिनेशन के हवाले से बात करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर वक्त हो जाता है शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू जीत की सोच। अब हम बात करेंगे क्विंटन डी कॉक के हवाले से, जो कि दूसरी सेंचुरी लगा चुके हैं, और पहले हमने ऑस्ट्रेलिया के डाउनफॉल के हवाले से बात की। अब डी कॉक जो कि 2023 के वर्ल्ड कप के बाद रिटायर हो जाएंगे, उनकी बहुत लंबी क्रिकेट बाकी थी, लेकिन अब क्रिकेटर्स का भी यही ख्वाब है, यही ख्वाहिश है कि वो किस तरह T20 क्रिकेट की जानिब जाएं, लेकिन इस फॉर्म के साथ ODI क्रिकेट से रिटायर होना जाती है। हसन भाई, ख्वाब और ख्वाहिशें हैं, ये चीज़ आपने पहले बोली ना, जाती। उन्होंने अपना डिसीजन इसलिए ले लिया कि उन्होंने IPL खेली है, उन्होंने PSL खेली है, उन्होंने दुनिया की जो 10 से 11 लीगें होती हैं पूरी दुनिया में, कैरेबियन लीग हो कहीं पर भी, जहाँ पैसे ज़्यादा मिलेंगे वहाँ उन्होंने क्रिकेट खेलनी है। और यही चीज़ होती है कि गिलक्रिस्ट हो गए, हीथ स्ट्रिक हो गए। मुझे याद है कि जब हम मास्टर लीग खेल रहे थे दुबई में, तो वो सारे वर्ल्ड क्लास प्लेयर वहाँ पर आके खेलना शुरू हो गए थे। यही चीज़ है कि दुनिया में जितनी मॉडर्न क्रिकेट हो रही है, इस तरह से लीग क्रिकेट का जो है मैयार है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और जितने कैरियर पर डिपेंड करता है अपने प्लेयर्स की फिटनेस लेवल कितना होता है, उसी हिसाब से फिर वो सोचते हैं कि मैं रिटायर हो जाऊँ। और ये लास्ट वर्ल्ड कप है डी कॉक का। मुझे याद आ रहा है कि जिस तरह साउथ अफ्रीका के भी 1-2 प्लेयर्स थे, और डैरन कर्लिन अगर हो गए, तो सिंगर कप होता था एक, वहाँ पर जब वो खेले थे उन्होंने सेंचुरी की थी अपने मैच में, और वहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। रॉजर टोस, हाई स्कोरिंग मैचेस थे पूरे टूर्नामेंट के वहाँ पर न्यूजीलैंड से, उन्होंने वहाँ रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। तो हमारे यहाँ ये मुश्किल हो जाता है, हमारे यहाँ शायद बैट परफॉर्मेंस पे प्लेयर निकल जाता है, या लाइकिंग डिसलाइकिंग में बाहर हो जाता है, या फिर खुद छोड़ना पड़ता है उसको, रिटायरमेंट कोई नहीं देता। तो ओवरऑल देखें तो डी कॉक की अच्छी फॉर्म चल रही है अभी, आउटस्टैंडिंग बैटिंग करी उन्होंने, और मुझे लगता है कि ये उनका वर्ल्ड कप जो है सक्सेसफुल रहेगा इस दफा। सर डी कॉक की भी बात कर लीजिए। एडम मार्क्रम बहुत अच्छा खेल रहे हैं, फिर मिलर की तो अभी तक उस तरह नहीं आ रही। रासी वन एडुसन ने भी सेंचुरी दागी थी, फिर हेनरिक क्लासन है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है, और मैं समझता हूँ कि साउथ अफ्रीका थोड़ी सी खतरनाक साबित होगी अब तमाम तरह अपोजिशन के लिए।
आपने शायद थोड़ा सा निस्बतन नर्म लफ्ज यूज किया है, थोड़ी सी नहीं, बहुत ज्यादा। क्योंकि जिस तरह से ये क्रिकेट खेल रहे हैं, हमने कभी या आपने कभी एग्जैक्टली, हालांकि इनके पास बड़े बड़े ब्रांड्स हुआ करते थे, जैक कैलिस, शॉन पोलॉक, मकाई एंटीनी, बड़ी strong- फिर हर्शल गिब्स, बाउचर, लेकिन वो इतनी डेंजरस कभी आपको नजर नहीं आई। एग्जैक्टली। और जिस तरह वो जेल होके खेल रहे हैं, पहली बॉल से आखिरी बॉल तक वो एक ही तरह रह रहे हैं दोनों मैचेस में। एक में तो चलें आप कह सकते हैं कि इत्तेफाक से ऐसा हुआ, लेकिन दूसरे मैच में भी जब उन्होंने दिखाया कि वो टीम कितना जुड़ के खेल रही है और आखिर तक, शुरू से आखिर तक एक ही तरह है, तो यकीनन ये खतरे की घंटी। और इस दफा कप्तान भी उनका जो है वो उसका कलर भी डिफरेंट है, मैं वो रेसिस्ट ऐसी टीम में इस दफा सर उनका कप्तान भी मुझे खतरनाक लग रहा है, गोरा नहीं है। की सोशल मीडिया पे तस्वीर आई है, आराम से रिलैक्स होकर वो सो रहे हैं डगआउट में बैठे हैं, क्योंकि उनको पता लग गया टीम की स्ट्रेंथ क्या है, किस तरह शायद इस दफा वो सेमीफाइनल भी जो है ना आराम से जीत जाए, आराम से जीत जाएं, never क्योंकि know। डिफरेंट स्ट्रेटजी होती है। वालिद ज़रूरत, अब उस मैच की बात करते हैं जो कि जुबान ज़द-ए-आम है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। और हमने ये फैसला किया है कि आज के दिन भी और कल के दिन भी, क्योंकि मैच से पहले तो आपके साथ गपशप होती नहीं है, तो उस मैच की बात कर ली जाए जिस मैच का इंतजार आई थिंक 2 अरब लोगों को है, और हमें भी उतना ही है जितना आप लोगों को है, जितना इंडिया के लोगों को है, पाकिस्तान के लोगों को है, और बाहर बसने वाले पाकिस्तानी और इंडियंस को है। हसन भाई, आर यू एक्साइटेड अबाउट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान? एक्साइटेड तो मैं नहीं हूँ, पूरी कौम है और हमारी 24 करोड़ की आवाम है। उसके बाद अब देखिए एकदम चार्ज हो गए हूं मैं, चार्ज हो गए हैं, आप भी चार्ज हो गए हैं, मैं भी चार्ज हो गया हूँ, और मगर अब जो आवाम हमारी है ना वो अभी चार्ज नहीं हो, क्योंकि वीजे नहीं मिले हैं लोगों को कुछ, वरना वो जाके वहाँ देखते, जिस तरह श्रीलंका में गए थे भी, एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ है, वहाँ पर जो जितने भी लोग हैं सारे वहाँ पर जाके उन्होंने एंजॉय किया था वहाँ कोलंबो में मैचेस। मगर यहाँ पर बहुत एक्साइटेड थे लोग कि शायद इंडिया जाएँ, वहाँ जाके मैच देखें, अपने क्राउड को, अपने लोगों को, प्लेयर्स को सपोर्ट करें, रिजवान को सपोर्ट करें, बाबर आजम को सपोर्ट करें। ओवरऑल देखें तो हाई वोल्टेज मैच, और अगेन जिस तरह से जब कोहली ग्राउंड में उतरे हैं, उनके नाम के पवेलियन भी बने हुए वहाँ पर, और दिल्ली में जो लास्ट मैच हुआ था जब वो खेलने आए, तो मुझे लगता है कि हाई वोल्टेज मैच होने वाला है, और डिपेंड करता है कि पिच का बिहेवियर किस तरह से रहेगा। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि होम कंडीशंस, होम क्राउड जो है बहुत ज़्यादा तंग करेगा अवे टीमों को, और अवे टीम से जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गई वो नज़र आ रही है कि परेशानी में नज़र आई है, वहाँ पर क्राउड एक्साइटेड था बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर पाकिस्तान इंडिया का जब मैच होगा तो कोहली जब ग्राउंड में उतरेंगे वही शाउटिंग होगी और वही क्राउड होगा, एक्सपेक्टेशन सबकी हाई होंगी। इस तरफ से रिजवान जो आ रहे होंगे वो उनके लिए एक्साइटेड होगी कि वो क्रीज पे खड़े रहें। ओवरऑल देखें तो अच्छा मैच होगा मेरे ख्याल में। मैं किस तरह से बताऊं बिफोर द मैच, अच्छा सभी ये बैटिंग लाइनअप बड़ी अच्छी होगी है पाकिस्तान की। सभी ये बताइएगा कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हमने बहुत दफ़ा देखा है कि पहले 10 ओवर्स में वाजे हो जाता है कि मैच किस तरफ जा रहा है, और वो पूरा मैच उसी तरह चलता है। बहुत कम हमने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में देखा पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला जीता था। नेल बाइटर्स चाहिए अवाम को, नेल बाइटर्स ऐसे चाहिए कि जो आखिरी गेंद तक जाए। 2007 में आपको याद होगा, एक तरफ एम एस धोनी थे, एक तरफ मिसबाह उल हक का वो शॉट था, और पीछे आई थिंक श्रीशांत का वो कैच था जो कि पूरी दुनिया को याद है, नॉट ओनली पाकिस्तान और इंडिया की आवाम को। तो नेल बाइटर्स क्यों नहीं हो रहे? पिछले कुछ अरसे से देख रहे हैं कि वन साइडेड मैच हो जाते हैं। देखिए, पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है हमेशा से ये प्रेशर की गेम होती है, और जिस वक्त आप ग्राउंड में उतरते हैं, और स्पेशली जब इंडिया में हम नॉर्मली पिछले कुछ सालों से, कुछ दहाइयों से तो हम यही देख रहे हैं कि हम ही जाके इंडिया के ग्राउंड्स में उतरते हैं। तो आपको अभी भी आपको अहमदाबाद में वो मैच खिला रहे हैं, 1.25 लाख जो है वो क्राउड वहाँ पर मौजूद होगा, उसके सामने जो है वो आप जब उतरेंगे तो ये जो है बेसिकली हम अक्सर ऐसे होता है, बहुत कम ऐसे हुआ है कि हम वो प्रेशर ना लें। हम वो प्रेशर ले लेते हैं, और एक तरह हालांकि हमने वर्ल्ड कप्स में पिछले जितने भी मैचेस इंडिया से खेले हैं तो स्टार्ट हमने अच्छा लिया है, exactly. और हमने डोमिनेट किया है, लेकिन एक ऐसा आपको पॉइंट आ जाता है वहां से जो है हम जो है हमारे शोल्डर्स गिर जाते हैं। सर हम डोमिनेट भी कर जाते हैं, और हम जब बैकफुट पे जाते हैं कम बैक नहीं करते किसी बड़े मुकाबले में। ये तो हकीकत है, ये तो हम गेम चेंज कर देते हैं अपना। हाँ, उसके बाद डिफेंसिव हो जाते हैं, अप्रोच हमारी आजकल की मॉडर्न क्रिकेट में डिफेंसिव अप्रोच जब आपकी होगी तो ऑलरेडी जो डगआउट में बैठा प्लेयर भी होता है वो भी जरा हेजिटेशन होती है कि मैं आके किस तरह से इनिंग्स का आगाज करूं, मैं खेलूं। आप देखें हमने जो पीछे उनसे मैचेस जीते हैं तो आपको नजर आया होगा कि उन मैचेस में हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या थी। जी हाँ, हमने अटैक किया, हम शुरू से गए हैं तो हमने डोमिनेट किया है। या आप इससे पहले देख लें, मुझे अभी ये हमसे छोटी उम्र के अक्सर लोग कहते हैं कि यार ये क्या पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हैं, जब से हम देख रहे हैं हम ही हार रहे हैं, वो ही डोमिनेट कर रहे हैं। हालांकि हसन अगर आप देखें वो टाइम अभी पीछे कुछ
30 साल पहले का याद करें बिल्कुल। तो वो इंडिया की टीम के ये हाल होते थे कि वो हमारे साथ खेलने से डरी होती थी, कभी वो शारजा से भाग जाती थी, कभी पाकिस्तान नहीं आती थी। पाकिस्तान में होम सीरीज हुई थी जब यहाँ पर इंडिया में जब आई थी, इजाज भाई ने जब 150 रन किए थे, मुझे याद है उस टाइम, तो पाकिस्तान टीम कहती थी कि हमने पाकिस्तान आगे नहीं खेलना ऐसी पिचों पर। हाँ, तो हम डोमिनेट करते रहे इन पे, लेकिन पिछले कुछ अरसे से ऐसे हुआ है। लेकिन अभी हमें उम्मीद है, क्योंकि हमने पीछे बाबर की क़यादत में हम बाबर को घर में बैठ के जितनी भी तनकीद का निशाना बनाए, हम उसकी 1000 गलतियां निकालें, लेकिन जब इंडिया के सामने जाता है तो हम उनको बकअप करते हैं, हम पूरा उनको सपोर्ट करते हैं और हम उनसे ये उम्मीद करते हैं कि वो रिजवान सीनियर खिलाड़ी अपना रोल अदा करेंगे और हम इंडिया को हर लिहाज से हराने की सलाहियत रखते हैं, सिर्फ प्रेशर को हैंडल हम करें। अच्छा, असल में ये बातें भी चल रही हैं, अब सारी बातों को डिस्कस कर लेते हैं कि रिजवान, क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की, उसमें उन्होंने कहा कि मैं एज ए ओपनर ही खेलता हूँ, मेरी स्लॉट ओपनिंग की है, अगर हमारी ओपनिंग फेल हो रही है, और ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी, समी भाई भी यहाँ पे बैठे हैं, ये भी इसकी तस्दीक करेंगे, तो अगर वो ओपनर ही हैं, उनकी फॉर्म भी अच्छी लगी हुई है, तो वाई नॉट अब्दुल्ला शफीक और रिजवान ओपन कर लें और किसी तरह से फ़खर और इमाम को दोनों को बैठा के कोई सलमान अली आगा को चिप इन कर लिया जाए, मिडिल ऑर्डर को या लेट ऑर्डर को हम मजबूत कर लें। देखिए ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि स्पिनर डोमिनेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। हमने बताया कि 3 स्पिनर्स खेल रहे हैं, सेनेटर जैसे बॉलर हैं, उन्होंने 5 आउट किए, उसके बाद जडेजा जैसे बॉलर हैं, कुलदीप देखें वो रॉन्ग ऑन बॉलिंग कर रहे हैं, वो विकेट ले रहे हैं, तो ट्रम्प कार्ड को यूज़ करना पड़ेगा आपको स्पिनर्स पे। आप शादाब पे और नवाज पे रिलायबल नहीं रहेंगे। मेरे ख्याल में सलमान अली आगा को आप मिडिल में लेके आ सकते हैं एज ऑलराउंडर। जब आप इसमें वर्ल्ड कप में लेके गए तो प्लेयर को खिलाएं, और कितना सेव किया आपने, एशिया कप में मेरे ख्याल में उनको सेव करके रखा था, उसके बाद ज़्यादा मैचेस नहीं दिए। नहीं, वो तो आपको पता है रीजन क्या थी उनको सेव करने की। न्यूजीलैंड के खिलाफ वो 8 ओवर्स, 9 ओवर्स, 10 ओवर्स फेंकते थे। इंडिया का जब मैच आया तो 5 ओवर जो है वो इफ्तिखार से करवा रहे थे। एग्जैक्टली, और सलमान को हमने दावत भी नहीं दी कि आप आगे बॉलिंग करवाएं। हाँ, तो यही चीज़ है कि दावत देनी चाहिए ना, क्योंकि कंट्री के लिए खेल रहे हैं आप। जब कंट्री के लिए खेल रहे हैं तो जो प्लेयर डगआउट में बैठे हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, मैं इतना ज्यादा हार्श होना नहीं चाहता, आप जिस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। चलें उस दिन होंगे जिस दिन मैच होगा। जी 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 जी। और तो ओवरऑल देखें तो एक ऑप्शन है कि रिजवान जिस तरह से उनके बैट से रन निकल रहे हैं, आउटस्टैंडिंग खेलते हैं, वाहिद पाकिस्तान के बल्कि अभी दुनिया के वो प्लेयर हैं जो मैच का पासा कभी पलट सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि मॉडर्न क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर विराट कोहली को मैं देखूं, फुटवर्क पर जाकर फ्रंट फुट पे खेलते हैं, ऑन साइड पे खेल रहे हैं। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक ऐसे प्लेयर हैं कि आउटसाइडिंग जितने भी अब तक प्लेयर खेल रहे हैं उन्होंने अपने एग्जीक्यूट किया इनिंग को बहुत अलग किस्म का। स्ट्रेट शॉट खेल रहे हैं, इनसाइड आउट खेलते हैं, बैक फुट पे शॉर्ट बॉल मिलता है उनको, पुल अच्छा मारते हैं। तो यही चीज़ है कि रिजवान के पास वो क्वालिटी है कि ऊपर से जाके अगर इंडिया के मैच में आप ये चांस ले सकते हैं कि अगर वो इन फॉर्म बैटर्स हैं तो वहाँ पर चांस लें, और बीच में आप मिडिल ऑर्डर में रखे हैं सलमान अली आगा को और इमाम उल हक। तो ओवरऑल देख रहे हैं कि किस तरह से नीदरलैंड के खिलाफ भी आउट हुए, इसके बाद आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल था, पुल खेलने के लिए गए, तो कंसिस्टेंटली आउट हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में 1-2 प्लेयर जब कंसिस्टेंटली आउट होता है तो उसका जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा लो नीचे चले जाता है। तो एग्री कि हमें ये तजुर्बा कर लेना चाहिए, एक बड़े मैच से पहले सरप्राइज एलिमेंट होगा इंडिया के लिए? मेरे ख्याल में ये सरप्राइज एलिमेंट जो बाबर ने या टीम मैनेजमेंट ने रखा होगा, वो नवाज की जगह पे उसामा मीर जो है, ये एक सरप्राइज भी करेंगे। ये एक सरप्राइज हो सकता है। बैटिंग में आई डोंट थिंक सो, आपने कहा ताल्लुक भी है, दोस्तियां भी हैं, लेकिन अगर आप रिजवान को ऊपर खिलाते हैं तो वो तो उन्होंने नंबर 2, 3 पे, 4 पे बैटिंग की हुई है, बट इमाम ने नंबर 3 पे भी बैटिंग नहीं की हुई। तो अगर आप ये चाह रहे हैं कि इमाम उनकी जगह नीचे हैं, तो ये मेरा नहीं ख्याल कि टीम इस वक्त ऐसा करे। नहीं, देखिए ऑलराउंडर लेके गए ना, लेकिन इमाम तो नीचे आएंगे नहीं। हम तो बात ये कर रहे हैं कि आप उनकी जगह आप किसी को, उनकी जगह सलमान अली आगा को चिप इन करवाना चाह रहे हैं। इनिंग क्यों खराब करना, लेट ऑर्डर में एक बल्लेबाज मिलेगा ना। हम फखर जमान की भी यही बात कर रहे थे वर्ल्ड कप में। लेकिन असल में एक ओपिनियन आपकी भी दे दें, इसके बाद बात को बढ़ाते हैं कि आप अगर सिलेक्टर हूं या कोच हूं, आपके पास इंडिया के मैच में चॉइस हो, छोड़ें रिजवान को साइड पे रख दें, कि फखर जमान या फिर इमाम उल हक, तो आप किसके साथ जाएंगे और क्यों जाएंगे? देखिए फ़खर जमान का तो रिकॉर्ड इंडिया के अगेंस्ट अच्छा है, इसलिए ऑप्शन है। अगर जहाँ पर आपने इतने चांस एशिया कप में दिए हैं, 4 इनिंगें फेल गई हैं, तो डबल सेंचुरी उन्होंने वनडे में की हुई है, प्लेयर ऑफ द मंथ भी रह चुके हैं। अब आउट ऑफ फॉर्म तो बाबर आजम भी चल रहे हैं, 1-2 इनिंग उनकी खराब हो गई हैं, हर प्लेयर की हो जाती हैं, मगर एक इनिंग होती है आपको जो आपको लिफ्ट करती है, वापस फॉर्म में आती है। तो मेरे ख्याल में इमाम को थोड़ा रेस्ट करवा के फ़खर जमान को अगर वापस लेके आएँ और उनको थोड़ा सा फ्रीडम दें कि आप खुल के जिस तरह अपनी इनिंग खेलते हैं उस तरह खेलें, तो मेरे ख्याल में वो प्रेशर जो होगा वो टूट सकता है। और फ़खर जमान ऐसे प्लेयर है कि नया बॉल थोड़ा सा उन्होंने जिस तरह कट खेलते हैं, पुल खेलते हैं, बाउंड्रीज लगाना शुरू कर दी, तो हार्दिक पांड्या और जसप्रीत सिंह वगैरह जो है थोड़ी लाइन अपनी जो है कंटेन नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ एक फैक्टर हो सकता है। सर, आप भी ये समझते हैं कि इंडिया के खिलाफ हमें इमाम की जगह एटलीस्ट फ़खर को लेके जाना चाहिए? वैसे मुझे तो उम्मीद है कि चेंज नहीं होगा, लेकिन पिछला मैच क्योंकि हम नीदरलैंड्स के खिलाफ जीते थे,
तो उसके बाद हमें चेंज नज़र आया था, फ़खर को बैठा के अब्दुल्ला को लाया गया था। तो शायद हो सकता है कि बाबर इस दफ़ा डिफरेंट कैप्टनसी करें। ओवरऑल हम देखते हैं कि बाबर एक ही तरह की कप्तानी करते हैं कि जो चला आ रहा है उसको चला ही जाओ। तो अब जो चला आ रहा है उसको तब्दील करेंगे या फिर चला ही जाएंगे? वो चेंज से डरते हैं। और लास्ट ईयर के आप 3 वनडे के जो आपके टॉप स्कोरर हैं तो वो बाबर, रिजवान और फ़खर फ़खर हैं। हैं। तो इमाम इसमें भी इमाम ये 4 ऊपर आ जाते हैं। तो इसमें अभी इतना जो है तनकीद के बाद हमारी राय अगर बाबर ने सुननी हो फिर तो हम उनको कह देते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो हमारी राय सुनेंगे और फ़खर को बचा। मेरे ख्याल वो इमाम और अब्दुल्ला के साथ ही जाएंगे और उसी कॉम्बिनेशन को रखेंगे। नीचे ज़रूर चेंज वो करेंगे। अच्छा सर, ये बताएं कि जो बात की थी उसामा मीर की, मुझे भी ये लग रहा है, ये चीज़ डिस्कस भी हुई है कि उसामा मीर को लाया जा सकता है इन प्लेस ऑफ नवाज़। तो कितना ज़्यादा वाइज होगा कि 2 लेगीज होंगे इंडिया के खिलाफ? और आप ये भी जहन में रखें कि इंडिया की जो बल्लेबाजी है वो तीतर बटेर स्पिनर्स जिस तरह आजकल हमारे हैं, अच्छा शादाब हो गए, नवाज हो गए, इनके खिलाफ तो उन्होंने 80 रन कर देने कि वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। देखिए विकेट टेकिंग अब तक जो है शादाब उस तरह से विकेट टेकिंग नहीं ले रहे और माना सर विकेट टेकिंग का मसला ही नहीं, अगर वो नहीं, इकोनॉमिकल भी हो ना, इकोनॉमिकल भी हो जैसे तो वो बहुत पहले कर होते थे। हाँ Exactly. देखिए जैसे पहले होते थे, मगर वो उनकी जो लाइन आप देखें, अगर फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि जो स्टाफ बैठे हुए हैं वो मॉनी मॉर्कल बॉलिंग कोच हैं, स्पेशली फास्ट बॉलर हैं साउथ अफ्रीका के, मगर स्पिनर्स पे कोई थोड़ा सा वर्क करना चाहिए कि आप जब कुशाल मेंडिस खेल रहे हैं आप सारी बॉल इकट्ठे खिला रहे हैं उनको, विद स्पिन करा रहे हैं उनको, लेग स्पिन बॉल करवा के मिडिल में बॉल कर रहे हैं, टारगेट मिडिल बनाते हैं हमेशा स्पिनर जो होता है। जडेजा जब है वो बॉल कर रहे हैं मिडिल में बॉल कर रहे हैं, कुलदीप देखिए आप रॉन्ग वन करते हैं मिडिल से बॉल करते हैं। तो उसामा मीर एक ऑप्शन ऐसा ही है कि जहाँ पर आपको यूटिलाइज कर सकते हैं हम उनको करें वहाँ पर। कब से डगआउट में आपने बिठाया हुआ उनको, 100 बॉल्स इंग्लैंड में खेल के आए हैं, उसके बाद A टीम्स में खेले हैं, फ्रेंचाइज में काफी क्रिकेट खेली हुई है, इतना एक्सपीरियंस हो चुका है। लिस्ट है कि वैसे उनकी सिफारिशी तो मिकी ऑर्थर भी होंगे, उनके साथ भी खेल के आए। उनके साथ भी खेल के आए हैं, मगर यही है ना कि लाइकिंग डिसलाइकिंग है। अगर कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, अगर आप 2 लेग स्पिनर भी खिलाते हैं टीम के लिए जो फायदेमंद चीज़ हो रही है वहाँ डिसीजन लें और नेवर नो आप कॉन्फिडेंस देंगे प्लेयर्स को तो लेकिन 2 लेगीज को लेके जाए कोई इशू नहीं है? कोई इशू नहीं है, वाई नॉट। अगर वही जो है लेगी जो है स्पिनर्स, के राहुल अच्छा खेलते हैं ऑन साइड पे, वहाँ पर आउट हो सकते हैं। विराट कोहली इन साइड आउट खेलते हैं स्पिनर्स पे, बहुत दफ़ा आउट हुए हैं वो। नेवर नो, आपको स्टार बनने के लिए ये मौका मिलता है, अगर उनको चांस मिलता है उनको खिलाएं। और डेफिनेटली वो ड्रिफ्ट करते हैं बॉल को, उनके शोल्डर में बहुत ज़्यादा जान है, ऑफ द पिच बड़ी अच्छी बॉल करते हैं। तो ऐसे बॉलर्स इंडिया में चाहिए हमें कि जो ऑफ द पिच बॉल को डिलीवर कर रहे हो अच्छी। तो मेरे ख्याल में ये एक पर्सपेक्टिव हो सकता है उनके लिए। चलें जी खवातीन औजार, डिस्कशन का सिलसिला जारी है। इंडिया पाकिस्तान मैच के हवाले से डिस्कशन का सिलसिला आगे भी बढ़ाएंगे और इसके अलावा न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश के मैच के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब बात करेंगे जीत की सोच में कि पाकिस्तान के जो बल्लेबाज हैं उनमें जीत की सोच कैसे आएगी। और जो बाबर आजम है वो इंडिया के खिलाफ अभी तक सेंचुरी नहीं बना सके, बाकी बहुत सारी नेशंस के खिलाफ, तकरीबन सारी बड़ी नेशंस के खिलाफ वो सेंचुरी बना चुके हैं। क्या ही ज़बरदस्त बात हो कि अहमदाबाद का क्रिकेट स्टेडियम हो, बाबर आजम सेंचुरी लगा रहे हों, और उसके बाद जो इंडियन फैंस हैं जो ये ताने देते हैं बाबर आजम को कि ये नीदरलैंड और जिम्बाब्वे के खिलाफ अच्छे खेलते हैं, उनके खिलाफ बल्ला लहरा के अहमदाबाद स्टेडियम में बाबर आजम बताएं कि यस आई एम द किंग। आप किसी के मेयार के को जो है सेट नहीं करते। Yes. बाबर आजम दुनिया का एक बेहतरीन खिलाड़ी है, उसने साबित किया है कि वो हर फॉर्मेट पे जो है वो नंबर 1 बनने की सलाहियत रखता है और वो रहा है। और अब उससे कुछ उम्मीद नहीं है। वो बिल्कुल वो 100 कर सकता है। और मैं आपको ये भी बताऊं, अगर वो 100 करेगा तो ना सिर्फ आप वो मैच जीतेंगे बल्कि आप वर्ल्ड कप में भी अपने सफर को मजीद आगे ले जाएंगे। क्या ही बात है। तो ये आपको इसमें कोई आपके मुंह में घी शक्कर सर। हम बाबर की सेंचुरी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैं तो कम से कम देखना चाहता हूँ, पता नहीं और पूरी कौन देखना है चाहती है बाबर की सेंचुरी सर। बिल्कुल आपको ये हमें उम्मीद रखनी चाहिए। और हमारे स्टॉप ऑर्डर में से कोई भी जो है वो ये सलाहियत रखता है, और जैसी विकेटें बनी हुई हैं तो मोराल जो है अप है और हमें पूरी उम्मीद है। बाबर ने कर दी, रिजवान ने कर दी, लेकिन अब बाबर की तरफ हमारा झुकाव ज्यादा है, तो हम बाबर के जो है क्यों हसन उसी को सपोर्ट इंडियंस का हम मुंह बंद करवाना चाहते हैं बाबर की सेंचुरी देखिए वो देखें तभी होता है स्पेशली अगेंस्ट इंडिया। जसप्रीत बुमराह को कवर ड्राइव खेलें, ठीक है जी, इनसाइड आउट खेलें, ऑन साइड पे खेलें, मतलब खेल जाएं और बस वो कमेंटेटर्स लगे ही रहे हैं कि बाबर आजम एट इज वेरी बेस्ट। नहीं इंशाल्लाह थोड़ी सी टेक्निक अपनी पुरानी, जो हम कहते हैं जब आउट ऑफ फॉर्म होते हैं आप, तो अपनी पुरानी इनिंग्स को देखना चाहिए। और यकीनन हम देख रहे होंगे सर, सॉरी टू कट यू, आउट ऑफ फॉर्म नहीं है। कल जिस बॉल पे वो आउट हुए हैं थोड़ा सा लेजीनेस का शिकार हैं बाबर आजम। देखिए यही है ना, जब आपके मतलब जो उन्होंने पहली गेंद पे आके चौका लगाया, मतलब बिल्कुल बॉल मिडल हुआ, प्रॉपर फॉर्म में लग रहे हैं।
देखिए शॉट तो वो फखर जमान ने भी लगाया, पहली बॉल पे वो भी चौका लगाते हैं, उसके बाद फिर वो 10-11 रन पे आउट हो गए, डबल फिगर में वो नहीं गए अपने 4 इनिंग से। कहने का मकसद है 50 ओवर्स ऑफ गेम होता है, उसमें आपको नया बॉल वो जो सीम स्विंग हो रहा होता है, वो कंडीशन ऐसी होती हैं कि उस शैल से निकलना है आपने, उस शैल से 10 से 15-20 रन होते हैं आपके। उसके बाद आप कोहली को अगर देखें आप, जब भी इनिंग में आते हैं आगाज में वो सिंगल लेते हैं मिड ऑन मिड ऑफ की तरफ और वापस स्ट्राइक एंड पे चले जाते हैं सामने। तो बाबर आजम का भी यही है कि थोड़ी सी हेजिटेशन रहती है जहाँ पर वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर बाउंड्री नहीं मिल रही है तो वहाँ पर स्ट्राइक रोटेट करके सिंगल लें और सामने स्ट्राइक एंड पे आए। जितना आपको खेलने में मुश्किल हो रही होती है उतना जब आप सिंगल लेके स्ट्राइक एंड पे जाते हैं वहाँ पर बॉल को और जज कर लेते हैं कि ये बॉल इन स्विंग हो रहा है या आउट स्विंग आ रहा है। तो ओवरऑल देखें तो 19 सेंचुरियां कर चुके हैं कैरियर में अब तक, नो डाउट। हम दुआ कर रहे हैं कि कब वो सईद अनवर के रिकॉर्ड बराबर करेंगे। बिल्कुल 20वीं सेंचुरी भी उनकी हो जाए। और अहमदाबाद स्टेडियम में जहाँ पर मैं खुद भी इंडिया में हम खेले, वहाँ क्राउड एक्साइटेड होता है बहुत ज़्यादा। अगेंस्ट विंड कहते हैं ना, हवा अगेंस्ट द बॉलर से चल रही होती है क्योंकि पाकिस्तान इंडिया में जब भी गए तो अगेंस्ट विंड हवा चल रही होती है और अगेंस्ट विंड तालियां बज रही होंगी वहाँ पर ग्राउंड में भी। तो टॉप ऑर्डर अच्छा होगा तो बाबर आजम को कॉन्फिडेंट मिलेगा कि थोड़ा सा जाके इनिंग को अपनी वो लंबा करें। और अगेन अब्दुल्ला शफी आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं, जिस तरह से खेल रहे हैं वो इनिंग, और कमाल की इनिंग खेली उन्होंने कि चढ़ के खेल रहे हैं आगे फ्रंट फुट पर आके। अगर स्ट्राइक रोटेट करेंगे दोनों ओपनर्स शुरू में 50-40 रन की 60 रन की पार्टनरशिप सर ओपनर्स को तो हम वास्ता ही डाल सकते हैं, और स्पेशली देखिए इमाम टॉप उल्लाह ऑर्डर को है। वास्ता ही डाल सकते हैं कि भाईजान आपसे चौका नहीं लगता, छक्का नहीं लगता, Exactly, आप एक ही जगह पे आउट हो रहे हैं, आप सिंगल डबल कर लें, आप 70-80 रन का स्टैंड Single दे करके दें, सामने आए। बाबर भी सेंचुरी लगाएगा, रिजवान भी सेंचुरी लगाएगा। ओपनर असल में काम- प्रेशर आता है इस वजह से कि ओपनर्स आपके 10 ओवर में 32 रन करते हैं। 10 ओवर में 32 रन करते हैं और कीपर और बॉलर खेल रहे होते हैं उस टाइम पे। ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी बैटर्स जो है बैट ही निकाले, किसी ने मना किया कि नया बॉल सर्वाइव करें आप। अब इस क्रिकेट में वो 70s 80s में होता था कि यार थोड़ा बॉल पुराना हो जाएगा उसके बाद हम ड्राइव मारेंगे। अब मॉडर्न क्रिकेट है ये, और बॉलर जो है वो इम्पैक्ट इन लाइन में कर रहा है, अटैक कर रहा होता है, इन स्विंग और रिवर्स स्विंग भी कर रहा होता है आपको। तो यही क्वालिटी है कि थोड़ा सी पार्टनरशिप लगाएं आप। अगर 10 ओवर में विकेट भी नहीं गिराते हैं पहले बैटिंग करते हुए, तो मेरे ख्याल में बाबर आजम जिस तरह से थोड़ा फ्री हैंड उनको मिलेगा फिर वो अपने स्ट्रोक्स खेलना शुरू होंगे और लंबे रन करेंगे। समी भाई देखें ना, आपके ओपनर्स अगर सिंगल डबल कर देते हैं और विकेट पे अगर सीम एंड स्विंग आपको मिल रहा है, इंडिया को मिल रहा है लेट्स सपोज, तो आप जब सिंगल डबल करेंगे बॉल पुराना होगा, बॉल पुराना होने के साथ ही जल्द अज जल्द पुराना होके 10 ओवर्स के बाद आपके चौके छक्के भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। हमारी ये स्ट्रेटेजी रहती है कि हम टुक 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 डिफेंस करते रहें, 30-32 रन हम 10 ओवर्स में बनाते हैं, और वो जो पहले 10 ओवर्स में बॉल नया रहता है वो अगले 20 ओवर्स तक भी नया रहता है। देखिए इसमें एक बुनियादी वजह यह भी है कि हमारे अंदर आउट होने का डर और खौफ है। अभी मॉडर्न क्रिकेट में उनको ये डर जो है ना, ये जो कोचेज इंटरनेशनल कोचेज हैं उन्होंने खिलाड़ियों से ये डर निकाल दिया हुआ है कि आप इस चीज़ को भूल जाएं। अब बाबर को भी आप देखें, बड़े खिलाड़ी हैं, वो ये गलती जो कल भी उन्होंने की है वो उसको देख रहे होंगे, उन्होंने वीडियो देखी होगी 1 से ज़ायद मरतबा, वो इस पे सोचेंगे और वो कम बैक ज़रूर करेंगे। बाबर का भी है कि जब उनको ये डर हो कि मैं आउट हो जाऊंगा और मेरे आउट होने से टीम को क्या हो जाएगा, वहाँ पे खराबी हो जाती है। जब वो बहादुरी से खेलते हैं तो वो आपको रिजल्ट जो है साफ नजर आता है। कल भी हमें जो है बहादुरी से खेलना होगा। और बाबर तभी बहादुरी से खेले असल में जब ऊपर से इमाम ने और फखर ने रन्स किए हैं, जब वो दलेर होके आते हैं, तगड़े होके आते हैं, तो वो अपनी भी सेंचुरी लगाते हैं, टीम को भी साथ लेके चलते हैं। बिल्कुल क्वालिटी है उनमें। और जिस तरह से हम बात करें के रावल की करें, अगर विराट कोहली की करें, आप देखें शुरू में रोहित शर्मा को देखें, आपके पिछले हेजलवुड की बॉल पे वो इंस्विंग एलबीडब्ल्यू हुए हैं, उसके बाद अगली इनिंग में आके उन्होंने फ्रंट लेग जो है अपना थोड़ा ओपन फेस किया हुआ था और फ्रंट पे जाके खेले थे, पैर पे लग नहीं दे रहे थे बॉल। तो यही क्वालिटी है कि बाबर आजम को भी इन स्विंग में अक्सर वो मुश्किल होती है ऑन पे जब खेलने जाते हैं। लेंथ वाला बॉल होता है उसको ड्राइव कर देते हैं, मगर थोड़ा सा दूर पिच होता है वो पैडों पे आता है उनके बॉल। तो यही थोड़ा सा स्ट्रगल है अर्ली ऑन। 10 से 15 रन शुरू में अगर वो कर लेंगे तो मेरे ख्याल में उसके बाद फिर वो फ्लो में खेलें। और एक ऐसी उनके पास क्वालिटी है बैटिंग में कि ग्राउंड के चारों तरफ स्ट्रोक्स खेलते हैं। वैसे भी बाबर Ground और shot विराट भी इस खेलते तरह के प्लेयर हैं कि जो कि 20-25 रन उनके लग जाएं तो 50 होने का पता नहीं चलता, 100 होने का पता नहीं चलता। उनके पास शॉट ज़्यादा हैं। क्रिकेटिंग ग्राउंड में हर तरफ शॉट खेलते हैं, ऑन पे बड़े अच्छे हैं, उसके बाद बैकफुट पंच खेलते हैं, कट शॉट भी है और चिपिंग करने जानते हैं थर्ड मैन पे कोई अच्छा बॉल आए तो यहाँ पर। यही क्वालिटी है। अगर मगर वापस बड़ा मैच है और बड़े मैच की निशानी होती है बड़ा प्लेयर, तो मेरे ख्याल में ऑल द बेस्ट बाबर आजम और पाकिस्तान ग्रीन शर्ट, स्पेशली कि रिजवान जिस तरह से खेल रहे हैं, थोड़ा सा रिजवान को भी फॉलो करें। आखिर में आपसे ही पूछूंगा, उसके बाद समी भाई की तरफ भी चलेंगे। इमाम उल्लाह का अगर कल नहीं चलते, मतलब कल का मतलब ये है कि अब 14 को हमारा मैच है, 14 को अगर वो नहीं चलते तो फिर उनके लिए आपका क्या पैगाम है? उनके लिए मेरा क्या पैगाम है, ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही पैगाम देगा। जिस तरह से फ़खर जमान जो है वो बैठे हुए हैं बाहर और चौथी इनिंग उनकी हो जाएगी मेरे ख्याल में। ये प्लेयर ऑफ द लेकिन आप खिलाएंगे किसको? हारिस तो प्लेइंग रिजर्व में है। वो रिजर्व में है, मगर अब बड़ा मुश्किल सवाल है ये। अभी एक चांस, लास्ट चांस मिल रहा है उनको। चीफ सेलेक्टर इमाम भाई हैं
और अब देख लेते हैं किस तरह से उनको चांस जब मैं सुना है वापस आ गए हैं। वापस तो आ गए हैं, मगर सेक्शन कमेटी में तो है ना अभी, तो एक मौका और दे दें अगर चांस दे रहे हैं। मेरे ख्याल में ये डून डाई वाला चांस होगा उनके पास। चलिए, खवातीन आज़ाद स्पिन डिपार्टमेंट के हवाले से भी हमने बात की, इसके अलावा अब बाबर आजम के हवाले से और ओपनिंग डिपार्टमेंट के हवाले से बात की। अब मिडिल ऑर्डर और फिर फास्ट गेंदबाज जो हैं इसके हवाले से हम कल डिस्कस करेंगे। अभी वक्त हुआ चाहता है पॉइंट्स टेबल के ऊपर नज़र डालने का। पॉइंट्स टेबल देखते हैं और देखते हैं कि अभी तक टॉप 4 की कौन सी टीम्स हैं जो कि डायरेक्ट सेमीफाइनल क्वालिफाई कर रही हैं, और अभी तक तो दिल हमारा बाग बाग होना चाहिए। नंबर 1 पे साउथ अफ्रीका और इनका नेट रन रेट है 2.360 का। पॉइंट्स इनके पास 4 हैं। न्यूजीलैंड के पास 4 पॉइंट्स है, 1.958 का इनका नेट रन रेट है। इंडिया के पास 4 पॉइंट्स है, 1.50 का, और सबसे कम नेट रन रेट के साथ 0.927 के साथ 4 पॉइंट से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, जो कि चौथे नंबर पर है। उसके बाद इंग्लैंड है, फिर बांग्लादेश, फिर श्रीलंका, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान। सर जी, ये जो पॉइंट्स टेबल देखते हैं तो सभी साहब आपसे स्टार्ट करता हूँ कि इस पॉइंट्स टेबल को देखने के बाद लग ये रहा है कि पाकिस्तान जो अपने छोटे वाले मैच है जो नीदरलैंड्स के खिलाफ होते हैं या फिर श्रीलंका या अफगानिस्तान के खिलाफ, उसमें उस तरह चढ़ के नहीं खेलता जिस तरह इंडिया खेलता है, एग्रेसिव क्रिकेट खेलता है। वहाँ पे बताता है कि यस वी आर नंबर 1 और आप नंबर 14 पे हैं, और उसकी वजह से उसका नेट रन रेट देखिए और आप पाकिस्तान का नेट रन रेट देख लीजिए। पाकिस्तान की ओवरऑल टेक्निक की बात है ये देखें। हालांकि श्रीलंका की अगर आप बात करें तो श्रीलंका से हमने वर्ल्ड कप में 7 मैचेस अब तक खेले थे, 7 के 7 जीते थे। ये 8वां था, 8वां भी हमने उनको हरा दिया। लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ आके हमें पता नहीं क्या हो जाता है। और उस दिन रमीज़ भाई ने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात की है कि अफगानिस्तान जो है, हमें लगता है उन्होंने ये कहा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में सिर्फ इसलिए आया कि उसका एक मकसद है कि उसने पाकिस्तान को हराना है। वो अपना सारा जोर इधर ही लगाते हैं, और हो सकता है कि वो 1-2 गेम्स बाद इसमें कामयाब भी हो जाए, पाकिस्तान को वो गिरा भी दें क्रिकेट में, लेकिन यहाँ से उनकी अपनी क्रिकेट की खराबी शुरू होगी। तो उस प्रेशर को हमने भी लिया होता है। इंडिया को आप देख लें, इंडिया के सामने अफगानिस्तान भीगी बिल्ली बन जाता है, बच्चों की तरह मारता है उनको, और हमारे सामने आके है तो हम वही माइंड गेम है, हम प्रेशर ले लेते हैं बड़े नेल फाइटिंग के। लेकिन सर हम किसी के नीदरलैंड के खिलाफ भी इतना कन्विंसिंगली नहीं जीते जिस तरह हमें जीतना चाहिए था। हमें रन्स वहां पे 300, 350, 400 लगाना चाहिए था। हमने क्या रन्स लगाए, फिर कितने पे आउट किया। उसमें एक बड़ा बुनियादी जो आपने कहा, कल बात करेंगे। आप देखें दुनिया में हम किस लिए पहचाने जाते हैं, हम हमेशा से अपने फास्ट बॉलिंग अटैक के लिए पहचाने जाते हैं। इस वक्त हमारा जो फास्ट बॉलिंग अटैक है वो तो हमारी इस्लामाबाद पिंडी की जो रीजनल टीम है उसकी तरफ बना हुआ है। हमारी पेस पता नहीं कहाँ चली गई हुई है, हमारी लाइन लेंथ को क्या हो गया हुआ है। ये एक इस पे अगर आप कल डिस्कशन करेंगे उसको जरूर। जी हाँ, जरूर सारे डोमेस्टिक प्लेयर्स ला रहे हैं, उनको चांस दें। आपकी शाहीन भी गई है वहां पर। कल एक मैच भी है बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश, और बांग्लादेश आपको पता है कि उसको जीत की जरूरत है। न्यूजीलैंड अगर जीत गई तो वो टॉप ऑफ द टेबल चली जाएगी, और जिस तरह की उनकी फॉर्म है, बांग्लादेश को न्यूजीलैंड को हराना मेरे हिसाब से तो अपसेट ही होगा। अपसेट तो होगा, मगर अगेन पिच का बिहेवियर देखते हैं। मगर जिस तरह से देखें टॉप स्कोरर अब तक रह चुकी है न्यूजीलैंड, और कमाल की पार्टनरशिप लगाई है कॉनवे ने और रविंद्रा ने। आउटस्टैंडिंग 152 रन के लिए, और उसके बाद 123 रन की इनिंग्स के लिए रविंद्रा ने। तो मेरे ख्याल में टॉप ऑर्डर जिस टीम का अच्छा है, ऑब्वियसली उसके जो है विकेट हैंड उनके पास रहते हैं, और लंबे रन करने में वो काफ़ी महारत हासिल करते हैं। तो अभी तक मजबूती जो है न्यूजीलैंड की है मेरे ख्याल में। और सेनेटर जैसे बॉलर्स हैं, जब आप बैटिंग करते हैं पहले और 325 रन से स्कोर करते हैं, तो उनकी टॉप बॉलिंग ऐसी है, ट्रेंट बोल्ट, और स्पिन अटैक भी ऐसा है कि वो बांग्लादेश को मुश्किल टाइम दे सकता है। समी, बांग्लादेश के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कैंपेनर्स मौजूद हैं, इन लाइट्स ऑफ शकीब उल हसन, मुशफिकुर रहीम, 4 5 वर्ल्ड कप्स खेल चुके हैं, और अपने कैरियर के आखिरी लम्हात में ट्वाइलाइट है उनके कैरियर का, तो उनको भी उसी तरह जान मारनी चाहिए जिस तरह किसी ज़माने में हमने इमरान खान से देखी थी, राना टुंगा से देखी थी। कैरियर में बाज़ लोगों ने स्टार्ट में जान लगाई, बाज़ लोगों ने एंड पे लगाई। इनको अब लगानी चाहिए, और इनको मतलब 2-2 हाथ करने चाहिए। इंडियन कंडीशंस भी सेम ही है, बांग्लादेशी कंडीशंस ही। जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये है कि मेरे ख्याल में उनके टीम कॉम्बिनेशन वैसे नहीं है। उनके यहाँ भी पॉलिटिक्स हमसे एक हाथ ज्यादा ही हमेशा रही है। भाई हैं हमारे भाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हम ही ने सिखा के भेजा था। बिल्कुल, और कुछ हमने सिखा के भेजा था। वो यहाँ वेस्ट कप खेलने आते थे पाकिस्तान में, डोमेस्टिक जितनी भी है यहाँ के लिए बांग्लादेश। उनके कप्तान, उनके लड़ाई झगड़े अगर आप वो देखें तो उनके जो कॉम्बिनेशन है उसमें हमेशा से प्रॉब्लम रहे हैं। अब शकीब जो है उनका कैरियर जो है वो कंट्रोवर्सी से भरा हुआ है, जबकि दूसरी तरफ आप न्यूजीलैंड को देखें, एक चीज़ हम भूल रहे हैं, कल विलियमसन जो है वो अनफिट थे, कल वो दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं, वो टीम को आ रहे हैं। विलियमसन का सुना है, अगर वो आ जाते हैं, और आप देखें तो वो पूरा एक कॉम्बिनेशन है। आप फास्ट बॉलिंग देखें,
आप स्पिन वैसे बॉलिंग अटैक रविंद्रा को देखें, किधर छोड़ेंगे आप विलियमसन को लाएंगे तो? नहीं वो किसी और को बिठा रहे होंगे, आप देखें रविंद्रा को तो उसने तो नहीं, जिस स्लॉट में रविंद्रा खेल रहे हैं वही स्लॉट तो विलियमसन की है। मेरा ख्याल है वो नीचे आ जाएगा एक नंबर, या विलियमसन इतना बड़ा खिलाड़ी है, हो सकता है वो उसको कहे यार तुम इधर खेलो, तुम इतने रन हाँ, कर रहे हो, वैसे मैं भी नीचे विलियमसन का आगे ट्वाइलाइट चल रहा है। नहीं, वो जो फॉरनर क्रिकेटर होते हैं वो कोई मसला नहीं है, आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है और केविन विलियमसन जो है डाउन ऑर्डर जा सकते हैं, क्योंकि एक यंगस्टर प्लेयर है, उसको प्रमोट करने के लिए वो फ्रंट पे लीड करते हैं। तो रविंद्रा जो है वो उनको एक प्रोस्पेक्टिक मिल चुके हैं और आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है उन्होंने। उनका नाम जो है रचिन है, आपको पता होगा, रचिन उनके रविंद्र, वालिद रचिन रविंद्र। नहीं तो उनके वालिद ने राहुल द्रविड़ और सचिन के नाम को देखते हुए उस कॉम्बिनेशन से उनका नाम रचिन रखा है। रचिन रविंद्रा। और खेलते गौतम गंभीर की तरह हैं वो। हाँ खेलते उसकी लेकिन तरह है, देखिए बैटर भी हैं और बॉलर भी हैं। लेकिन नाम तो उन्होंने पैदाइश के टाइम पे रखा ना, खिलाड़ी तो वो बाद में रखा, लेकिन उस नाम का असर होता है। और वो लेफ्ट आर्म स्पिनर, पूरा स्पिन बॉलर है, और उसके साथ उसने जैसे बारी दिखाई है रॉन्ग आर्म एक्शन में बॉलिंग कर रहे हैं। हाँ, तो उसने जो है वो जो कॉम्बिनेशन की बात है, तो इन दोनों का अगर, वैसे तो क्रिकेट की गेम का कुछ पता नहीं है, लेकिन दोनों का अगर कंपैरिजन करें तो न्यूजीलैंड की टीम उनसे फार बेटर है। न्यूजीलैंड की फार बेटर है, लेकिन तमीम इकबाल की कमी महसूस हो रही है। टीम के कैप्टन भी थे, पहले टीम में आए थे वापस, कंट्रोवर्सी में भी आ गए और कंट्रोवर्सी एशिया कप से बाहर हुए, फिर कैप्टनसी से बाहर हुए। अभी शकीब को फिर प्राइम मिनिस्टर साहिबा ने या फिर चीफ ने लगाया प्राइम कि मिनिस्टर ने आप वापस कैप्टन जाएं। नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने तो तमीम को वापस बुलाया।